क्या हाल-चाल डेवलपर्स? हाँ, हाँ, मैंने अपने वीडियोज़ की लैंग्वेज चेंज कर दी है यार। कारण सिंपल है। मतलब इंग्लिश में अपनी बातें बोल नहीं पा रहा था, खुल के बात ही नहीं कर पा रहा था, तो खैर मेरे साथ तो ये समस्या थी, तो मुझे लगा क्यों ना मुझे अपनी लैंग्वेज ही चेंज कर देनी चाहिए और अपने नेटिव लैंग्वेज में आ जाना चाहिए, जो कि है हिंदी। तो देख सकते हो इसमें मैं एकदम खुल के बात कर सकता हूँ, मैं जो मन करे वो बोल सकता हूँ। तो हाँ, ये मेरे लिए आसान है और मैं इसमें अच्छे से समझा भी सकता हूँ। तो काफ़ी लंबे टाइम बाद मैं सो के उठा और सोचा क्यों ना एक ट्यूटोरियल लाया जाए। तो ट्यूटोरियल तो मैंने सोचा क्यों ना एलएलडी पे बनाया जाए। एलएलडी मतलब लो लेवल सिस्टम डिज़ाइन, लो लेवल नॉट सिस्टम, लो लेवल डिज़ाइन, बाय द वे इट्स अ सिस्टम डिज़ाइन। वैसे देखा जाए तो सिस्टम डिज़ाइन बात की जाए जनरली जो कोर सिस्टम डिज़ाइन्स होते हैं वो 2 ही तरह के हैं। एक हाई लेवल सिस्टम डिज़ाइन जिसे एचएलएल नहीं एचएलडी कहते हैं और दूसरा है लो लेवल सिस्टम डिज़ाइन जिसे एलएलडी कहते हैं। और वैसे देखा जाए तो और भी है एपीआई डिज़ाइनिंग, डेटाबेस डिज़ाइनिंग मतलब काफ़ी सारे हैं। तो मेनली जो कोर हम बात करते हैं हमेशा जब भी सिस्टम डिज़ाइन में तो 2 ही चीज़ होते हैं, हाई लेवल और लो लेवल। सो हाँ, इस वीडियो क्या है यार मतलब ये पूरा प्लेलिस्ट होने वाली है, तो इस पूरे प्लेलिस्ट में हम लो लेवल सिस्टम डिज़ाइन की बात करेंगे। तो अगर देखो यार तुम नहीं जानते कि लो लेवल सिस्टम डिज़ाइन क्या है, तो लो लेवल सिस्टम डिज़ाइन में ना हम ये बात करते हैं मतलब समझो ना तो मतलब मोटा-मोटा समझो ना कि लो लेवल सिस्टम डिज़ाइन यानी तो हमारे कोड का एक एक्चुअल विजुअल ब्लूप्रिंट होता है। मतलब समझो कोड लिखने से पहले हम समझो कि एक डायग्राम बनाते हैं, पूरा मतलब समझो ना एक ब्लूप्रिंट होता है कि कौन से मेथड्स होंगे, कौन से क्लासेस होंगे, कहाँ पे हम ट्राई कैच मतलब ये समझो कैसे एरर हैंडल करेंगे, क्या हमारा रिट्राई सिस्टम होगा, ये सारी चीज़ें हम पहले एलएलडी में बनाते हैं। ये समझो कि कोड का एक डिज़ाइन ओवरव्यू होता है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी होते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। और एक चीज़ है लो लेवल डिज़ाइन में ना देखो हम ज़्यादातर ओप्स के साथ चलते हैं। ओप्स अगर नहीं जानते तो यार क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग जिसमें हम ये समझो कि अपने कोड को ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर कोड से ऐसे बात करते हैं कि वो रियल वर्ड से हम बात कर रहे हैं, रियल वर्ड से कनेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि कार ले सकते हैं मतलब कोई पेमेंट कुछ भी ले सकते हो, कोई एनिमल और उसके फीचर्स होते हैं 2 पैर, 2 आँख और हमारे स्कूल वाले काऊ कैश से, तो कुछ भी हो सकता है मतलब देखा जाए तो। वैसे और एक चीज़ और मतलब और अगर ये भी है हम एलएलडी में मतलब एलएलडी का ये तो कोर कॉन्सेप्ट होता है। एलएलडी में हम ये भी देखते हैं कि हम क्यूज़ कैसे बना सकते हैं, क्यूइंग सिस्टम जो कि ना कि मैं रैबिट एमक्यू या बुल एमक्यू जैसे क्यूइंग सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि नोड बेस्ड नोड बेस्ड क्यूइंग सिस्टम कैसे बना सकते हैं। वैसे इस प्लेलिस्ट में हम आगे जब प्रोजेक्ट सेक्शन बनाएँगे तो उसमें देखेंगे कि कैसे बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ है करने को। समझे? लो लेवल सिस्टम डिज़ाइन में तो मुझसे जहाँ तक हो सकेगा मैं वहाँ तक इस प्लेलिस्ट को लेके जाऊँगा। और हाँ, ये इस वीडियो के बाद से मैं सही कह रहा हूँ, इस पूरे प्लेलिस्ट में मैं पूरा कंसिस्टेंट रहूँगा और जितना मुझसे हो सकेगा मैं डिलीवर करूँगा। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, इस वीडियो में हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करने वाले हैं वो जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, ठीक? तो देखना और अब तुम्हें अगर जावास्क्रिप्ट नहीं आता है, तुम किसी और मतलब किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे हो, जैसे कि पाइथन हो गया, जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, तो यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझे? जो सिस्टम डिज़ाइन कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, तो तुम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो, तो भी इस पूरे प्लेलिस्ट को फ़ॉलो कर सकते हो। अब क्योंकि देखा जाए तो जो कोड करना होता है ना, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखो जो तो लगभग हम सा सेम ही चीज़ लिखते हैं, बट डिफरेंस क्या होता है? हमारा डिफरेंस ये होता है कि हमारे सिंटैक्स हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिंटैक्स अलग होते हैं और थोड़ा काम करने का तरीका अलग होता है। कंपाइलर, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मतलब दुनिया भर के बवाल होते हैं। तो हाँ, अगर तुम चाहो तो इसे फॉलो कर सकते हो। और हाँ, एक चीज़ और, अगर तुम जावास्क्रिप्ट डेवलपर हो तो बहुत हाई चांसेस है कि तुम क्लास बेस या ओप्स कॉन्सेप्ट्स बहुत कम ही यूज़ करते होगे। क्यों भी कम ना यूज़ करो क्योंकि देखोगे रिएक्ट की बात करो, तो रिएक्ट पूरा फंक्शनल बेस्ड है। नेक्स्ट जेएस की बात करो, नेक्स्ट जेएस पूरा फंक्शनल बेस्ड है। अगर हम नेक्स्ट जेएस में कुछ भी लिखते हैं, चाहे राउट लिखे, चाहे हम रिएक्ट कंपोनेंट लिखे, वो भी फंक्शन पे। तो हाँ, रिएक्ट बोलो, जावास्क्रिप्ट में ज़्यादातर इकोसिस्टम फंक्शनल बेस्ड ही हैं। अब क्लास बेस्ड मुझे बहुत कम मिलते हैं, लेकिन हाँ, एक चीज़ है, जब तुम एंटरप्राइज़ लेवल पे काम करोगे ना, मतलब बड़े से मेरा मतलब ब एंटरप्राइज़ लेवल से मेरा मतलब बहुत बड़े सॉफ्टवेयर्स पे, तो वहाँ पे देखोगे ओप्स कॉन्सेप्ट बहुत यूज़ होता है। और कोई ज़रूरी नहीं कि ओप्स कॉन्सेप्ट यूज़ भी करो, लेकिन हाँ, ओप्स कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा स्केलेबल है और उसको इसीलिए बनाया ही गया था। तो अगर तुम चाहो तो इस वीडियो में हम दोनों बात करेंगे, फंक्शनल अप्रोच भी बात करेंगे और ओप्स कॉन्सेप्ट से के रिलेटेड भी बात करेंगे। और हाँ, इस वीडियो में मैं आप तुम्हें कुछ कोड एग्जांपल्स दिखाने वाला हूँ क्लास के भी, और उसी क्लास के इम्प्लीमेंटेशन को हम फंक्शनल बेस भी इम्प्लीमेंट करेंगे। और हम टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे, जावास्क्रिप्ट वगैरह चीज़ हम यूज़ नहीं करते, तो टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करने वाले हैं और पूरी तरह से समझेंगे। और हाँ, मैं रिकमेंड करूँगा कि देखो तुम भी अपने आप को क्लास बेस पे शिफ्ट करो और फंक्शनल भी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है फंक्शनल गड़बड़ है। जहाँ मतलब जैसे हो सके वैसे शिफ्ट कर सकते हो। मतलब ये देखो ना, सिस्टम डिज़ाइन ये टोटल और तुम्हारे ऊपर होता है कि कैसे कर सकते हो। ये भी एक उसी में आता है। तो देखो मतलब हम मैं ये हो सकता है कि मैं कवर कर सकता हूँ।
लेकिन अगर तुम कोई प्रोजेक्ट खुद से बना रहे हो तो मतलब यार तुम मालिक हो, तुम जो मन करे करो, लेकिन तुम किसी कंपनी में हो तो जो कंपनी हाँ, जो तुम्हारे सीनियर्स होंगे जो वो करेंगे, वही तुम्हें करना होगा। तो ये सीधी-सीधी बात है और मैं ख़्याल से कुछ तो नहीं रह रहा है। तो चलो एक काम करते हैं, पहले थोड़ा-सा डिज़ाइन ओवरव्यू देखते हैं, डिज़ाइन से मेरा मतलब थोड़ा-सा डब्बे-डुब्बे बना के एस्केलेटर पे डिस्कस करेंगे, फिर थोड़ा-सा कोड देख लेंगे और फिर आगे चल के उस कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे आगे के वीडियोज़ पे। तो इस पॉइंट पे सबको एक सवाल आता होगा कि दोनों ही तो सिस्टम डिज़ाइन है एचएलडी और एलएलडी, तो दोनों में आखिर डिफ़रेंस क्या है? तो देखो दोनों में बहुत बड़ा डिफ़रेंस है, ठीक? एलएलडी की जब बात आती है ना तो हम इसमें कोड लेवल पे बात करते हैं, ठीक? तो कि कोड हम कैसे लिखेंगे, क्या क्लासेस मेथड होंगे, जो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ और आगे चल के हम और डिटेल में बात करेंगे। अभी तो बस हम सिर्फ़ ओवरव्यू लेंगे, तो अभी हम बहुत ज़्यादा डिटेल वगैरह में नहीं जाएँगे। और जब बात आती है हाई लेवल सिस्टम डिज़ाइन की ना, तो हाई लेवल सिस्टम डिज़ाइन मतलब समझो ना कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ये समझो कि हमारा टेक स्टैक क्या होगा, नेक्स्ट जेएस, नोम, एक्सप्रेस, जीआरपीसी, टीआरपीसी कुछ भी हो सकता है, मतलब क्या हो सकता है ये हम डिसाइड करते हैं और भी डिसाइड करते हैं कि हम कहाँ डिप्लॉय करेंगे, अमेज़न पे, डिजिटल ओशन पे, लिनोड पे, कहाँ पे क्या होगा और हम ये सब भी डिसाइड करते हैं ना कि हमारे सर्वर्स के हमारे कितने माइक्रो सर्विसेज़ होंगे। हम ये भी डिसाइड करते हैं कि हमारे पास कितने माइक्रो सर्विसेज़, लेट्स सपोज़ दैट एक अलग माइक्रो सर्विस है, ऑथेंटिकेशन का माइक्रो सर्विस है, ये ऑथ है, लेट्स सपोज़ ऑथ माइक्रो सर्विस है, लेट्स सपोज दिस इज ऑर्डर माइक्रो सर्विस। हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं अपने उस पे हाई लेवल सिस्टम डिज़ाइन पे और हाँ, हम ये भी डिस्कस करते हैं कि डिप्लॉयमेंट क्या होने वाली है। हमें जैसे मान लो कि ये एडब्ल्यूएस है, तो सपोज़ ये एडब्ल्यूएस है, तो एडब्ल्यूएस में भी मल्टी रीजन का सपोर्ट होता है कि तो हम कहाँ-कहाँ, कौन-कौन से रीजन पे डिप्लॉय करेंगे, क्या-क्या हमारी स्ट्रैटेजी होने वाली है और क्या हमारी होने वाली है बैकअप का और हाँ, हम डेटाबेस भी कौन-सा यूज़ करेंगे, हम वो भी सोचते हैं कि हम डेटाबेस को कौन-सा यूज़ करने वाले हैं। मान लो पोस्टग्रेस यूज़ करेंगे, पीओएसटी पोस्ट, जीआरई पोस्टग्रे। हाँ, यार मेरे ख्याल से ठीक है। नहीं शायद ये है, यही है पोस्टग्रे। ओके, सो हम पोस्टग्रेस डेटाबेस यूज़ करेंगे और हाँ, हम स्केलिंग का क्या करेंगे? अगर हमें वर्टिकल स्केल करना होगा तो हम कैसे करेंगे? हमें हॉरिजॉन्टल स्केल करना होगा तो वो कैसे करेंगे? ये सारी चीज़ें। हमारी जो मशीन होगी ईसी2 इंस्टेंस होने वाली है, उसकी क्या स्पेसिफ़िकेशन होने वाली है जान लो, 1 सीपीयू, वर्चुअल सीपीयू क्योंकि हम क्लाउड पे होते हैं। तो सीपीयू रैम और क्या रैम होने वाली है, सपोज़ करो 2 जीबी की रैम होने वाली है। 2 जीबी रैम और हाँ, स्टोरेज क्या होने वाली है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और हाँ, स्टोरेज मतलब स्टोरेज से मतलब ये रैम है, इनमें हम रैम रैम समझो यार रैम क्या है, उतना कौन समझाता है। रैम क्या होने वाली है और हाँ, बात स्टोरेज की अगर हम एक बार लेते हैं, स्टोरेज म्हणजे कि हम कहाँ डिप्लॉय करेंगे? स्टोरेज मतलब हम क्या यूज़ करेंगे? एस3 का यूज़ करेंगे या फिर हो सकता है जो कि आजकल मैं पसंद कर रहा हूँ, वैसे आर2 यूज़ कर सकते हैं कि हम क्या आर2 पे डिप्लॉय करेंगे। आर2 इसलिए यूज़ करो क्योंकि यार इसमें एग्रेस फ़ीस वगैरह नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा एग्रेस फ़ीस है, बिल आएगा, हालत ख़राब हो जाती है। तो हाँ, इसको आज के समय में मेरे का मानना है कि एस3 को हम इग्नोर कर सकते हैं काफ़ी हद तक और आर2 पे शिफ्ट कर सकते हैं। आर2 ये क्लाउडफ्लेयर का प्रोडक्ट है, रुको मैं दिखाता हूँ। सो अगर सर्च करोगे क्लाउडफ्लेयर और आर2 काफ़ी सही है, एस3 कंपैटिबल है। तो अगर तुम चाहो तो जो तुम्हारा एस3 का एसडीके है ना, वही इंटीग्रेट कर सकते हो। इसमें प्रीसाइंड यूआरएल वगैरह हर चीज़ का सपोर्ट है और देखा जाए तो एस3 के साथ फुल्ली कंपैटिबल अभी तक तो नहीं है। लेकिन एक कहा जाए डिसेंट मतलब डिसेंट कंपैटिबल जिसे कह सकते हो फेयरली कंपैटिबल है ये एस3 के साथ। तो वो चाहो तो वो देख सकते हो और हाँ, एक चीज़ और मतलब इनके पास काफ़ी सारे फीचर्स हैं, तुम्हें फ्री में सीडीएन भी मिल जाएगा, अगर तुमने अपना डोमेन अटैच किया तो तुम्हें फ्री सीडीएन मिल जाएँगे। और हाँ, जो कि बढ़िया बात है यार क्योंकि क्लाउडफ्लेयर का एज नेटवर्क जो है ना बहुत सॉलिड है, तो तुम चाहो तो यूज़ कर सकते हो। हाँ, वो बात अलग है कि एडब्ल्यूएस जितना सॉलिड तो किसी का नेटवर्क नहीं है, लेकिन क्लाउडफ्लेयर फिर भी देखा जाए मेरा मानना है, मैं जानता नहीं हूँ कि रियल डेटा क्या है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर इसमें एडब्ल्यूएस को कोई कम्पीट करता है तो वो कहीं न कहीं क्लाउडफ्लेयर है। मतलब देखो ना एक चीज़ लेकिन देखो कि दोनों में ना बात ये है कि दोनों में असल में कोई कंपैरिज़न नहीं है एडब्ल्यूएस में और क्लाउडफ्लेयर में। जब बात कंपैरिज़न की आती है ना एडब्ल्यूएस को लेके तब उसके सामने आते माइक्रोसॉफ्ट का एज़्योर है, गूगल का क्लाउड है, वो असल में एडब्ल्यूएस के कंपैटिटर है। अगर तुम बात करो क्लाउडफ्लेयर के तो ये समझो एक प्रकार से डिफरेंट चीज़ें सर्व करते हैं। लेकिन एक प्रकार से तुम मान सकते हो कि कहीं न कहीं कंपैटिटर हैं और समझे? और इसी में बीच में आ जाता है डिजिटल ओशियन। सो अब देखोगे तुम कम्पीट कराना चाहोगे डिजिटल ओशियन और आर2 को, तो एक हद तक करा सकते हो यार क्योंकि देखो
क्लाउडफ्लेयर के पास सर्विसेज़ है, इनका वॉकर वही एड्ज वाला, और इनके पास भी है। मेरे ख़्याल से कहीं तो था इनका फंक्शंस था, डिजिटल ओशन फंक्शंस। तो मतलब देखा जाए तो कुछ चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो दोनों के प्रोडक्ट्स बहुत हद तक डिफरेंट है। इनके पास कुबरनेटीज़ है, और यहाँ ये मैं फंक्शन की बात करूँ तो ऐप प्लेटफ़ॉर्म, मुझे क्लियर याद नहीं क्या है प्लेटफ़ॉर्म क्या है, लेकिन हाँ, ऐप प्लेटफ़ॉर्म मेरे ख़्याल से वही वीपीएस है। हाँ, मतलब जो वर्चुअल वीपीसी या वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, अगर तुम खुद का नेटवर्क वगैरह बनाना चाहते हो अपना। तो ये वो सारी चीज़ें मतलब देखो उन्हीं की दुनिया भर की चीज़ें यहाँ पे मैनेज डेटाबेसेस। अगर देखो तुम्हारी, देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ। अगर ये है कि तुम्हारे बजट कम है और तुम चाहते हो कि तुम्हारी प्राइसिंग जो प्रिडिक्टेबल हो, और तुम डेटाबेस यूज़ कर रहे हो, इसमें से कुछ भी यूज़ कर रहे हो, ये वाल के असल में रेडिस है, तो समझो कि ये रेडिस का एक फॉर्क ही है, जो रेडिस के कुछ लाइसेंस वगैरह का चेंज होने के बाद इसको बनाया गया था। फिर लाइसेंस वगैरह का कुछ तो करता है यार, मुझे क्लियर याद नहीं है। हाँ, लेकिन समझो कि ये उसका फॉर्क है, और कहीं न कहीं उसे सुपीरियर एक प्रकार से मान भी सकते हो कुछ हद तक। तो हाँ, ये वो है। और ये मोंगोडीबी डेटाबेस, अगर तुम्हें सस्ता चाहिए मैनेज, तो इसके तरफ जा सकते हो, और ये एडब्ल्यूएस से बहुत ज़्यादा सस्ता है। लेकिन एडब्ल्यूएस महँगा है, तो उसके अपने कारण है क्यों महँगा है यार। वो मल्टी रीजन डिप्लॉयमेंट डिप्लॉय कर सकते हो। हॉरिज़ॉन्टल स्केलिंग, वर्टिकल स्पेलिंग स्केलिंग बहुत ज़्यादा आसान है एडब्ल्यूएस पे। तो वो भी एक अपना है, और इनका मेरे ख़्याल से, मुझे नहीं पता कि इनके पास वो है डीएनएस सॉल्वर है कि नहीं? मैं डीएनएस, हाँ, सही बोल रहा हूँ, डीएनएस सॉल्वर, जो कि राउट 53 है अमेज़न पे। तो उसमें और बढ़िया है, मतलब हाँ, तुम अपने डेटा सेंटर्स के हिसाब से अपने यूज़र के रिक्वेस्ट को राउट कर सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कर सकते हो। मुझे नहीं पता है कि क्लाउडफ्लेयर से ये कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि क्लाउडफ्लेयर के पास भी इनका खुद का डीएनएस सॉल्वर है, जो कि काफ़ी हद तक फ्री भी है और काफ़ी हद तक पेड भी है। तो देखो जाए तो अगर क्लाउडफ्लेयर और डिजिटल का कॉम्बिनेशन मिलाते हो ना, तो और अगर तुम एक मीडियम लेवल की एप्लीकेशन डिप्लॉय करना चाहते हो, जिसके बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड यूज़र नहीं है, कुछ स्पेसिफिक कंट्री के यूज़र है, जैसे कि मान लो इंडिया के हो, तो हाँ, ये दोनों की कॉम्बिनेशन बेस्ट हो सकती है, और प्रेडिक्टेबल प्राइसिंग हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, लेकिन हम इतना देर से बैठ के अपना हाई लेवल सिस्टम डिज़ाइन ही डिस्कस कर रहे थे, और देखा ना, इसमें हमारी प्राइसिंग आ गई, हम कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे कहाँ एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, डेटाबेस किसका मैनेज्ड होगा, एडब्ल्यूएस का होगा कि क्या होगा, क्लाउडफ्लेयर का हम क्या यूज़ करेंगे, और मतलब डीएनएस सर्वर किसका यूज़ करेंगे, क्लाउडफ्लेयर का यूज़ करेंगे, एडब्ल्यूएस का राउट 53 यूज़ करेंगे। और हाँ, लोड बैलेंसर्स वगैरह भी कुछ चीज़ें होती हैं। वो ये मतलब ये सारी चीज़ें ना हाई लेवल सिस्टम डिज़ाइन में डिस्कस होती है, और तुम देखो मज़ाक-मज़ाक में हमने हाई लेवल सिस्टम डिज़ाइन का ओवरव्यू भी ले लिया। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, हाई लेवल सिस्टम डिज़ाइन पे ना प्राइस ऑप्टिमाइज़ेशन भी होता है। तो अभी तुमने देखा ना, हमने कुछ प्राइस कंपैरिज़न किया, बताया कि मैंने अगर तुम इसके साथ जाते हो मैनेज डेटाबेसेस के, तो हाँ, इससे तुम्हें चीपर पड़ता है, और उसके साथ जाते हो एडब्ल्यूएस के आरडीएएस, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस, तो वो महँगा पड़ता है, तो उसके अपने एडवांटेज है। और ईसी2 लेते हो तुम उसका उसका क्या नाम है एडब्ल्यूएस का, तो वो महँगा है, यहाँ पे $4-5 से तुम्हें वीपीएस मिल जाते हैं। तो ये भी देखना ना, ये एक प्राइस ऑप्टिमाइज़ेशन में भी आता है, और हाँ, ये सिर्फ़ ये डिपेंड नहीं करता कि तुम करना क्या चाहते हो, तुम्हारे पास पैसा कितना है, ये भी डिपेंड करता है ना कि तुम्हारी जो टीम है ना, वो किस चीज़ के साथ कंपैटिबल है। अगर तुम्हारी टीम में अच्छे खासे एक्सपर्ट हैं यार एडब्ल्यूएस के, डेवऑप्स के कॉन्सेप्ट वगैरह, और तुम्हारी जो रिक्वायरमेंट है काफ़ी ज़्यादा स्टार्टअप है, तुम्हें मल्टी रीजन चलाना है, बहुत कुछ करना है, तो देख सकते हो एडब्ल्यूएस की भी तरफ। और लेकिन नहीं चाहता, और बजट कम है, बजट टाइट है, और चाहते हो कि बस अभी फ़िलहाल काम चल जाए, देखते हैं क्या। अच्छा हाँ, इनके पास भी डीएनएस है, देखो मुझे पता ही नहीं था। अ, तो उस हिसाब से फिर देख सकते हैं। तो ये चीज़ें आती हैं हमारी लो हाई लेवल सिस्टम डिज़ाइन पे। तो हॉरिज़ॉन्टल स्टे वर्टिकल स्केलिंग हर जगह होती है, चाहे हम ईसी2 लें, चाहे फिर हम पोस्टग्रे डेटाबेस करें, चाहे जो करें, वैसे डेटाबेस की स्केलिंग की अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। वही लिमिटेशंस जो डेटाबेस है उसका, एडब्ल्यूएस का अरोरा डेटाबेस, वो उस चीज़ को थोड़ा-सा फिक्स करता है और फास्ट करता है, उसके एक्स्ट्रा प्राइसिंग एडब्ल्यूएस ले लेता है। मतलब समझो ना, चाहे कुछ भी हो जाए, तुमसे वो पैसे खींचता है बहुत ज़्यादा। मतलब अब दोगे भी ना, अगर तुम्हारी बिज़नेस अच्छी चल रही, कमा रहे हो, उसी पे तुम्हारा धंधा टिका हुआ है, तो ज़ाहिर-सी बात है पैसे तो दोगे ही। तो हाँ, ये देखा ना, हमने मज़ाक-मज़ाक में हाई लेवल लेवल डिज़ाइन डिस्कस कर लिया, और यही कारण है यार मैंने अपना लैंग्वेज चेंज किया। अब इस तरह से मैं कभी समझा ही नहीं पाता इंग्लिश में। मतलब समझो ना, ये एक लिमिटेशंस थी जो मेरे सामने मेरे आड़े आ रही थी, और जो अब नहीं आएगी। तो ये हो गया। अब समझो कि मैं अगर तुम्हें बताऊँ यहाँ पे, अब देखो तुम पहले से तो तुम क्लास बनाते हो, ठीक?
अब यहाँ लो लेवल सिस्टम डिज़ाइन में अब हम सिर्फ ऊपर भी देखेंगे, आगे काफ़ी सारे जो है यूएमएल डायग्राम हो गए, सॉलिड प्रिंसिपल हो गए और हम काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे और डिज़ाइन पैटर्न्स देखेंगे, वो आगे देखेंगे। अभी ज़्यादा कुछ हम नहीं देखेंगे, ठीक? तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम ले सकते हैं, अभी बस ऐसे ले लो कि एक अभी जैसे हमारा कोड है नोटिफ़िकेशन सिस्टम का एक समझो क्लास है, ठीक? ये हो गया नोटिफ़िकेशन, ठीक? और इसके पास मान लो एक ब्लूप्रिंट है, ठीक? कि क्या हो सकता है? समझ लो कि इसके पास एक मेथड है, वर्चुअल मेथड मान लो कि वर्चुअल मेथड है। वो है सेंड करने का वो लेता है कि टू एंड मैसेज मैसेज और क्या करता है मतलब रिटर्न वगैरह कुछ करता है कि नहीं? तो वैसे देखा जाए तो जावास्क्रिप्ट में है तो ये मेरे ख्याल से सही पड़ेगा। प्रॉमिस हो गया और कुछ रिटर्न वगैरह करता है कि नहीं वॉइड ठीक। और मतलब ये समझो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, अगर तुम सी प्लस प्लस वगैरह से आ रहे हो तो ये वर्चुअल क्लास कह सकते हो। और हाँ, अगर तुम चाहो तो टाइपस्क्रिप्ट में इसको करने का अलग ही तरीका है वर्चुअल बनाने का। वो है तुम इंटरफेस से एक कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन कर सकते हो, जो टाइपस्क्रिप्ट का इंटरफेस होता है उसे से डिफाइन कर सकते हो। और हाँ, इसको फिर उसी हिसाब से फिर इसका भी यूज कर सकते हो, आगे के क्लासेस कुछ बना सकते हो और फिर उसका उसमें इसको यूज कर सकते हो। और इसको एक्सटेंड वगैरह भी कर सकते हो या फिर चाहो तो मतलब ईमेल सर्विस बना सकते हो। यहाँ पे कुछ मतलब हम मैं कहा ना कि अभी हम ज़्यादा इस पे डिस्कस नहीं करेंगे। हमारे पास ईमेल सर्विस हो सकती है, ठीक? वो भी एक क्लास होगी और क्लास के उसके अपने कुछ मेथड्स होंगे। हमारे फिर एसएमएस सर्विस हो सकती है, एसएमएस सर्विस होगी, उसकी हमारी कुछ सर्विस होगी, उसके कुछ मेथड्स होते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, मतलब यूँ समझो ना कि हमारे पूरे सिस्टम का पूरे कोड का एक ब्लूप्रिंट होगा यहाँ पे। तो मेरे ख़्याल से अगर अब तुम्हें क्लियर हो सकता है हो गया हो हाई लेवल सिस्टम डिज़ाइन और लो लेवल सिस्टम डिज़ाइन, तो मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारा हाई लेवल तो क्लियर हो गया होगा। लेकिन लो लेवल नहीं हुआ होगा क्योंकि मैं जानता हूँ मैंने ढंग से लो लेवल समझाया नहीं है। और कारण भी है ना कि अभी देखो समझाया भी नहीं जा सकता। अभी एकदम इस पे डिटेल में बात करना बाकी है। हम कोर्स अभी कोड दिखाता हूँ तो समझ जाओगे आखिर मैं कहना क्या चाहता था। तो उससे पहले एक काम करते हैं यार, हम एक चीज़ डिस्कस कर लें। थोड़ा-सा मैं चाह रहा था ना कि बहुत कम ही लोग क्या मेरे ख्याल से कोई ने इसी ने डिस्कस नहीं किया होगा कि क्लास कब यूज़ करना चाहिए और फंक्शंस कब यूज़ कर सकते हैं हम इसमें क्या नाम है जावास्क्रिप्ट में। तो मैंने चैट जीपीटी से ही पूरा लिखवा लिया डिफरेंस कब हमें फंक्शन देखना चाहिए, कब फंक्शन की तरफ और कब क्लास की तरफ हम देख सकते हैं। क्योंकि देखो हमें यूज़ केस पता होगा तब हमें पता होगा कि हम यूज़ क्या करें, समझे? तो कुछ वैसा ही है। तो देखो ना यूज़ केस यहाँ पे क्या है, कब जब हम अपने क्लास में मतलब हम किसी प्रेशराइज़्ड स्टेट चाहते हैं। अगर इसका सीधा-सीधा एग्ज़ाम्पल लेना है यार, तो तुमने कभी कोई एसडीके यूज़ की है, चाहे अमेज़न की हो गई, चाहे रिसेंट की हो गई, तो मैं रिसेंट लूँगा कि यार क्योंकि उसकी डॉक्यूमेंटेशन खोलना आसान है। अमेज़न में जाऊँगा तो अभी खो जाऊँगा मैं खुद मिलूँगा ही नहीं कहाँ गए, कहाँ नहीं। नोड में उम, हाँ, ये देखना है यहाँ पे न्यू कीवर्ड के साथ एक रिसेंट का इंस्टेंट असाइन किया जा रहा है। मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर है, रिसेंट में असाइन किया जा रहा है इज़ इक्वल टू। तो इसमें देखो क्या हो रहा है कि हम एक असाइन बना रहे हैं ये इंस्टेंस और इसमें हम की अपनी पास कर दे रहे हैं। और इसमें हमने की पास कर रहे हैं, ठीक? तो इस की में देखो अगर हम फिर ये की होगी, अब तुमने पता नहीं कभी यूज़ किया है कि नहीं या फिर तुमने कभी मेरा फुल स्टैक ट्यूटोरियल फॉलो किया है कि नहीं। हम इस पार्ट को ये वाला जो कोड है, ये वाला कोड हाँ, हम इसे एक अलग ही फ़ाइल में डाल देते हैं और हम सिर्फ़ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं इस रीसेंट को और फिर रीसेंट डॉट ईमेल डॉट सेंड या फिर जो भी ऑपरेशंस और रिलेटेड होंगे वो करते हैं। लेकिन एक चीज़ तुमने ध्यान दिया, हमने बस एक बार किया, एक बार जगह फ़ाइल बना ली और फिर उसके बाद से हमें कभी कुछ भी मतलब हमें फिर से ये नहीं डालना पड़ा। मतलब की नहीं डालना पड़ा, हम डायरेक्ट यूज़ कर पा रहे हैं। तो ये फ़ायदा होता है इसका, ठीक? क्लास का देख सकते हो क्लास की मदद से हमने एक स्टेट सेव कर ली, तो यहाँ पे एक स्टेट सेव हो गई है, तो मतलब इसे एक प्रकार समझो रिएक्ट की स्टेट की तरह पर ये उससे बहुत डिफरेंट है। हम स्टेट सेव करते ही रैम में स्टोर होती है, हम ये सेव करते हैं और फिर वहाँ पे वो हमारे पास होती है उस की के साथ और हम यूज़ करते हैं उसे बिना कोई की डाले। ये इस तरह से काम करती है, ये बाकी इसके अंदर के मेथड हैं, ठीक? तो इसकी कोई ज़्यादा डिटेल करने की बात नहीं है और यही जो चीज़ है ना, तुम फंक्शन में नहीं कर सकते हो। अगर फंक्शन में ऐसा कुछ बना रहे हो, तो तुम्हें की फिर से पास करनी ही पड़ेगी या फिर तुम्हें पूरा प्रोसीजर शुरू से लेके अंत तक करना पड़ेगा। तो इसलिए फंक्शन फंक्शन जो है इन सभी चीज़ों इस तरह की चीज़ों में एप्लीकेबल नहीं है। मैंने वैसे काफ़ी सारी चीज़ें बनाई हैं जो क्लास बेस्ड है जिसमें मुझे स्टेट चाहिए होता था।
तो मैंने ऐसा कर रखा है, तो ये वही सारी चीज़ें हैं। और हाँ, एक चीज़ और, हाँ, ये जो चीज़ें हैं अक्सर तुम्हें लाइब्रेरीज़ में दिखेंगी और या फिर किसी के कोड में भी दिखेंगी, तुम भी बनाओगे कभी तो तुम्हारे भी कोड में दिखेंगे। तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक? और तो ये चीज़ लेकिन फ़ंक्शन में पॉसिबल नहीं है, मेरे जानकारी में तो नहीं है यार। अगर हो सकता है, होता होगा तो कमेंट में बता देना, मैं अपना डेटाबेस अपडेट कर लूँगा, ठीक? और बात की जाए इसमें तो हाँ, वही कर रहा है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है छोटी-मोटी माइक्रो फ यूटिलिटी फ़ंक्शंस बनानी हो तो। अरे हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूँ, मैं देखा हूँ कि इसमें कवर नहीं किया। जब हम लाइब्रेरीज़ बनाते हैं, तो हमें जब ऐसी लाइब्रेरीज़ बनानी होती है जो लाइट वेट हो, मतलब हम जो चीज़ इम्पोर्ट करें वही इम्पोर्ट हो, अगर कुछ ऐसा इम्पोर्ट कर ले जो अनयूज़्ड हो, तो वो जब हम बिल्ड करें ना, तो वो इग्नोर हो जाए। तो अगर ऐसा कुछ तुम चाहते हो ना, तो फंक्शनल बेस्ड लाइब्रेरी ही बनानी पड़ेगी तुम्हें। क्योंकि जो हमारे कंपाइलर या फिर कुछ बिल्डर्स होते हैं, मुझे क्लियर याद नहीं है। वो ऐसा कुछ कहते हैं, उसमें ट्री शेकिंग मैकेनिज़्म कुछ होता है। देखो मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं जानता, पर मानता जानता हूँ कि ऐसा कुछ होता है। तो ट्री शेकिंग मैकेनिज़्म ना इसको अच्छे से ट्रैक कर पाता है अगर फंक्शनल अप्रोच है तो। क्लास बेस्ड अप्रोच में वो ट्री शेकिंग मैकेनिज़्म शायद ढंग से काम नहीं करता या फिर काम ही नहीं करता, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट है, तुम चाहो तो आगे रिसर्च कर सकते हो, मैंने बता दिया। तो अगर तुम ऐसा यूटिलिटी बनाना चाहते हो, ऐसी लाइब्रेरी बनाना चाहते हो जो लाइट वेट हो, हाँ, फ़ास्ट हो, ये चीज़ मैंने अंदाज़ा है। अगर तुम फ़ंक्शन का यूज़ करके कुछ बना रहे हो, तो वो फ़ास्ट होता है, क्लास वाली थोड़ा-सा स्लो होती है। उसे इसमें भी लिखा हुआ है कि क्लास थोड़ी-सी स्लो होती है। अगर मैं तुम्हें जो कोड दूँगा उसको चला के देखोगे ना, तो भी तुम्हारे समझ में आ जाएगी कि हाँ, क्लास थोड़ी-सी स्लो है। और ठीक है, लेकिन स्लो है, ज़्यादा स्लो भी नहीं है। खैर जावास्क्रिप्ट ना स्लो है, तो अदर लैंग्वेज का मुझे नहीं पता कि क्या है, कैसा है। लेकिन इसमें मुझे फ़ील हुआ है ये चीज़। और एक बात और मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ, और एक चीज़ मैं तुम्हें कुछ दिखा दूँ पहले। अभी तो मैंने तुम्हें देखो रिसेंट का एग्ज़ाम्पल दिखाया, ठीक? कि स्टेट वगैरह सेव करते थे। एक और लाइब्रेरी में जानता हूँ, तुम यूयूआईडी ले लो। हाँ, यूयूआईडी वी4 ले लो। ये मेरे ख़्याल से मैंने कभी इसका कोड नहीं चेक किया, तो यार उसमें मत जाना। लेकिन जिस तरह से मैंने इसका यूज़ किया है, ये मुझे पूरा विश्वास है कि ये फ़ंक्शन बेस्ड लाइब्रेरी है। इसमें ज़्यादा कुछ क्लास बेस्ड होगा नहीं। अगर हाँ, इंटरनली इनकी जो वर्किंग होगी, जो कि हैश वगैरह जनरेट करने की है, वो उसमें कुछ हो क्लास बेस्ड तो मैं नहीं जानता, मैंने कभी इनका कोड नहीं देखा है। लेकिन जो तुम यूज़ करते हो वो ज़्यादातर फंक्शन बेस्ड ही है, मेरे हिसाब से तो है। लेकिन मैं बात कर रहा था इफ़ेक्ट की, जो मैं बात कर रहा हूँ, इफ़ेक्ट अगर तुम कभी टाइम मिले तो ट्राई करना, बड़ी ही खतरनाक चीज़ है इफ़ेक्ट। ये एक लाइब्रेरी है, तो ये देखो ना, ये फंक्शन बेस्ड है। ये खुद ही कहते हैं फंक्शन, वो क्लास इन्होंने यूज़ नहीं किया, मैंने पहली बार यहीं जाना था। वो ट्री शेकिंग जैसी भी कोई चीज़ होती है, तो यहाँ पे तुम्हें मिलेगी, ठीक। बाय द वे, ये जो इनका इफ़ेक्ट दिखता है, ये कोई क्लास नहीं है, लेकिन क्लास जैसा दिखता है, कुछ इन्होंने बताया है ऐसा ही कुछ। तो देखना चाहो देख सकते हो, बड़ी खतरनाक लाइब्रेरी है। इसमें तुम्हें रिट्राई मैकेनिज़्म भी इनबिल्ट मिलता है, और इसमें क्यूइंग सिस्टम तुम्हें दिखाता हूँ मैं। हाँ, इसमें शेड्यूलिंग भी मिलता है, स्टेट मैनेजमेंट कुछ चीज़ें हैं, कॉन्करेंसी मैनेज कर सकते हो, स्ट्रीम मैनेज कर सकते हो, टेस्टिंग में मैं अभी तक यहाँ तक नहीं है, मतलब समझो नहीं, बड़ी वो लाइब्रेरी क्या कहते हैं, बड़ी मुश्किल जटिल समझो जिसे, वो है, मेरे खुद नहीं समझ में आ रहा था, ऐसी कुछ चीज़ें हैं ये। हाँ, इसमें क्यूइंग सिस्टम था, मुझे याद नहीं कहाँ है, लेकिन है, हाँ, पबसब है इसमें। इसमें पबसब के नाम पे ये रहा पबसब, यहाँ क्यू और पबसब सिस्टम। हाँ, और ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये असल में नोड बेस्ड ही होती है, कहीं स्टोर नहीं होती, ना तो इसकी स्टेट रेडिस पे होती है, ना स्टेट किसी डेटाबेस पे होती है, कुछ नहीं, जो होती है तुम्हारी लोकल सर्वर की रैम में होती है। तो अगर सर्वर क्रैश हुआ, तो जो भी स्टेट तुम्हारी रही होगी, मान लो अगर कोई चीज़ रिट्रायल पे चल रही हो, 5 रिट्राई तुमने सेट की थी, 3 रिट्राई हो गई, 2 बची थी, तो वो वापस से दोबारा हो सकता है चालू हो सकता है ना भी ना हो, वो डिपेंड करता है तुम्हारा बैकग्राउंड वर्कर कैसा है, तो वो उस पे डिपेंड करता है, ठीक। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं, तो मैं जो तुम्हें इंट्रो में बताया था, तो मैंने कुछ चीज़ें यहाँ से भी सीखी हैं। हाँ, इनका इंडिविजुअल कॉर्नर भी है। तो सीख सकते हो अगर तुम्हारा मन करे तो। अगर ये चीज़ है कि अगर तुम ये लाइब्रेरी सीखते हो, तो तुम बहुत सॉलिड कोड लिख पाओगे, जैसा मेरा अंदाज़ा है। मैंने सोचा था कि अपने कोई प्रोजेक्ट बनाऊँगा तो इस लाइब्रेरी बनाऊँगा, लेकिन फिर कहा नहीं, इसका असल में इसको जो लर्निंग फ्लो है ना, बड़ा वो मुश्किल है। तो ये एक प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है सबके सबके लिए, क्या ज़्यादातर लोगों के लिए, कि तुम्हारी टीम को हो सकता है उसके साथ कंफर्टेबल ही ना हो पाएँ। क्योंकि देखो ना, इसके जो ये लिखने का, ये लिखोगे तुम टीएस में, ये लिखोगे तुम इफ़ेक्ट में। खैर ठीक तो है, लेकिन समझने वाली बात है। और हाँ, ये मैंने पहली बार इफ़ेक्ट कहाँ देखा, तो मैंने देखा था इसका अपलोड थिंग का, जो उनका एसडीके है ना, अपलोड थिंग। अ, चलो ये खोल लेता हूँ। कोई स्पॉन्सर वगैरह नहीं है यार, ये वीडियो किसी का भी स्पॉन्सर नहीं है, ना तो क्लाउडफ्लेयर का, ना तो अपलोड थिंग का, किसी का कुछ भी स्पॉन्सर नहीं है। हाँ, मैं गिटहब पे जाता हूँ इनके।
हाँ, तो मैंने इनका पूरा लाइब्रेरी पढ़ा था। तो हाँ, मैंने यही देखा था ये लोग इफ़ेक्ट का यूज़ कर रहे हैं अपनी जो उनकी जो एसडीके है, क्लाइंट एसडीके बनाने के लिए, वो नेक्स्ट.जेएस और व्यू वगैरह के जो भी हो, वो बनाने के लिए। तो मैंने पहली बार इफ़ेक्ट लाइब्रेरी यहीं पे देखी थी और मैंने देखा था, मेरा सिंटैक्स देख के मेरा दिमाग हिल गया था और अभी भी हिलता रहता है क्योंकि मैं ऐसे ढंग से सीख नहीं पाया। हाँ, तो ये है कुछ और। हाँ, बिहेवियर, ये देखो रीयूजेबल एंटिटी होती है प्रोडक्ट सर्विस, मतलब समझे ना, एक अब हमें प्रोडक्ट है, हमारी सर्विस है, ये सब रियल वर्ल्ड से कनेक्ट होती है। और और वैसे देखा जाए तो ये भी कहीं न कहीं रियल वर्ल्ड से कनेक्ट हो जाती है, रियल वर्ल्ड से इंस्पायर होके हम नेमिंग वगैरह रखते हैं। ये वो सारी चीज़ें। और ये फंक्शन है, प्योर फंक्शन होता है, कैलकुलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा पार्सिंग, वो सारी चीज़ें। और क्लास में इंटरनल स्टेट होती है जो हमने अभी बात कर चुका है। और डिफ़ॉल्ट ये स्टेटलेस, ये सब बात हो चुकी है। इनहेरिटेंस, हाँ, इसमें देखो इनहेरिटेंस वगैरह का सपोर्ट होता है, इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज़्म हो गया, हम ये सब बात करेंगे, इसके लिए परेशान मत हो। अगर नहीं आता तो, अगर आता है तो अच्छी बात है। हाँ, कोड वगैरह एक्सटेंड कर सकते हो, ओवरराइड कर सकते हो। हाँ, इसमें भी कुछ चीज़ें हैं, हाई ऑर्डर फंक्शन वगैरह जुगाड़ लगा सकते हो, सीधी बात है तो। और रीडेबिलिटी, लार्ज प्रोडक्ट्स की मैंने बात, जैसे कि एंटरप्राइज़ ग्रेड, तो वहाँ पे ये स्ट्रक्चर्ड साबित होते हैं काफ़ी ज़्यादा, और ये स्मॉल है, यूटिलिटी है और ये सारी चीज़ें। और हाँ, ये मैंने अभी तुमसे कहा ना परफॉर्मेंस में, तो ये देखो स्लाइटली ओवरहेड होता है डिस्क की बाइंडिंग वगैरह की वजह से, लेकिन ये फंक्शन फास्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। और वो कुछ चीज़ें हैं, देख लो, मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत है। तो ये हो गई इसकी चीज़ें, ठीक? तो मेरे ख़्याल से मुझे नहीं लगता कि अभी तक, या मुझे पता भी नहीं कि किसी ने इसे कवर भी किया होगा कि नहीं, कभी किसी को बताया होगा कि नहीं। हाँ, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो एग्ज़िस्ट करती हैं, फंक्शन वर्सेस क्लास इन जावास्क्रिप्ट। मुझे लगता है कि ये जो जंग है ना, सिर्फ़ जावास्क्रिप्ट में ही होगी, और किसी लैंग्वेज में नहीं होगी, क्योंकि देखो पाइथन वगैरह की बात की जाए तो ये सब बहुत ही स्ट्रांगली फ़ोकस्ड हैं ओप्स पे। पर जावास्क्रिप्ट की बात करें तो इसमें तो पहले क्लास था भी नहीं, तो ये बाद में आया। तो मुझे लगता है कि इसी वजह से हम ज़्यादातर फंक्शन पे इस पे होते हैं। शायद यही कारण हो, मुझे नहीं पता यार, मैं अभी भी 1 साल पुराना डेवलपर हूँ, ठीक? तो बुढ़ऊ लोग जानते होंगे कि कि क्या है, क्या नहीं, उतना कौन रिसर्च करे यार। गाड़ी चलाओ ना, गाड़ी कैसे चल रही है उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। और हाँ, तो ये हो गया, चलो कोड एग्ज़ाम्पल वगैरह देखते हैं। हाँ, तो इधर हम कोड एग्जाम्पल पे आ गए, बहुत बेसिक सा है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बस मैंने छोटा-सा ऐसे बना लिया था शोकेस करने के लिए। और यहाँ देखोगे तो हाँ, क्लास बेस पे मैंने एग्जाम्पल बनाया है और फंक्शनल बेस भी एग्जाम्पल बनाया है। अगर हाँ, तुम कोई ऐसे हो जिसे टाइपस्क्रिप्ट नहीं आती है, तो कोई भी बात नहीं है, इसको पूरे को कंट्रोल ए करना और जीपीटी को देना और तुम्हें जो लैंग्वेज आती है कह देना उसमें कन्वर्ट कर दो। ठीक? ओके, काम हो जाएगा ना? तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई प्रॉब्लम आने वाली है, अगर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ तो चलो एक्सप्लेन करते हैं। ये देखना ना, हम एक इधर इंटरफ़ेस बना रहे हैं। ये इंटरफ़ेस हम ऐसे बना रहे हैं, अब ऐसे क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हम एक कॉन्ट्रैक्ट डिफ़ाइन करेंगे, ठीक? जो भी क्लास इसे इम्प्लीमेंट करेगा, वो समझो कि एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट डिफ़ाइन कर रहा है कि मैं इसे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और इसमें जो भी यहाँ पे है, अब मैं वो मेथड डिफ़ाइन करूँगा, ठीक? और अगर तुम सी प्लस प्लस में हो, तो ये काम कर सकते हो, ये वर्चुअल क्लास एक बना सकते हो, एक वर्चुअल क्लास बना सकते हो जिसमें अपने मेथड्स का ब्लूप्रिंट डाल सकते हो, लेकिन उसकी एक्चुअल डेफ़िनेशन नहीं दोगे, ठीक? तो जो भी क्लास उसे इम्प्लीमेंट करेगा, या फिर एक एक शायद उसमें एक्सटेंड होता है या फिर कुछ होता है, जो भी हो, वो करेगा, तो उस जो क्लास उसका सब क्लास होगा, उसे उसकी म वो मेथड बनानी ही पड़ेगी, ठीक? तो ये कुछ वैसा ही है। ये टाइपस्क्रिप्ट में, यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट का एक एक्स्ट्रा फीचर है, समझो कि टाइपस्क्रिप्ट का उस लेटेस्ट फीचर वगैरह है, ये वही है। और हाँ, कोई ज़रूरी नहीं है, अगर तुम यार वर्चुअल मेथड डिफाइन करना चाहते हो टाइपस्क्रिप्ट में, तो एक काम जावास्क्रिप्ट में एब्स्ट्रैक्ट वगैरह भी आता है, तो वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक? तो एब्स्ट्रैक्ट का यूज़ करके तुम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना सकते हो, वो जैसे कि एक एक वर्चुअली होता है, वो भी सेम काम करेगा, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट एक एक्स्ट्रा लेयर देती है, तो तुम ये यूज़ कर सकते हो, मतलब दोनों सेम काम करेंगे। हम आगे चल के जब वो पढ़ेंगे ना आगे के वीडियोज़ में, तो मैं वो भी देखूँगा, दिखाऊँगा, या जो भी हो, अगर तुम चाहो तो अभी जाके देख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो यार। सबके पास चैट जीपीटी है, सबके पास गूगल है, तो जो मन करे वो कर सकते हो उससे। हाँ, लेकिन ये देखना, हम एक इंटरफ़ेस बना रहे हो, अगर तुम और अदर लैंग्वेज वाले हो तो समझो कि एक एक ऐसी क्लास बना रहे हो जिसमें वर्चुअल मेथड्स होंगे, यूँ समझो कि एक ब्लूप्रिंट होगा मेथड का, और जो भी क्लास उसे इम्प्लीमेंट करेगा या फिर एक्सटेंड करेगा, उसको वो मेथड बनाना पड़ेगा, ठीक? तो मेरे ख़्याल से ये कॉन्सेप्ट है जो सभी लैंग्वेज में लागू होती है, चाहे वो कोई सी भी हो। और देखना, यहाँ पे एक ईमेल स्ट्रैटेजी क्लास है,
जो इम्प्लीमेंट कर रही है इस नोटिफ़िकेशन स्ट्रैटेजी को, ठीक? ये टाइपस्क्रिप्ट का फीचर है, ये जावास्क्रिप्ट में नहीं आता है, ठीक? टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करोगे तभी मिलेगा। और हाँ, यार मैंने ये डिस्कस नहीं किया ना, मैं अभी करता हूँ वो सारी चीज़ें। तो अब ये समझो जैसे मैंने इस इम्प्लीमेंट किया, समझो कि मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि अब मैं तुम्हें इम्प्लीमेंट कर लिया हूँ, तो तुम्हारा ये जो मेथड है मैं वो डिफ़ाइन करूँगा। तो ये मेथड डिफ़ाइन हमने कर दिया है, कंसोल लॉग कर दिया है, कुछ भी नहीं किया है, इतना ही करना है, ठीक? और एक इस्ट इमे एस एसएमएस स्ट्रैटेजी है, सेम चीज़ ये भी हो रहा है, यहाँ पे तो हमें डिफ़ाइन करना पड़ रहा है, ठीक? ये हो गया। अब ये देखना एक नोटिफ़ायर क्लास बना रहा है। यही नोटिफ़ायर क्लास में हम पास करेंगे वो क्लासेस और इसी का काम होगा, उसकी मदद से हम उसको रन करेंगे, जब मन करेगा तब हम चेंज कर देंगे क्या कहते हैं हमारे क्लास को, ठीक? कि कौन से क्लास हमें रन करना है, कौन से कब कब हमें ईमेल सेंड मान लो बाय चांस हमें ईमेल सेंड करना है तो हम ईमेल का क्लास डाल देंगे और उस ईमेल क्लास सेट करेंगे, प्रोटोटाइप में उसके। और जो मान लो हमें एसएमएस सेंड करना है तो एसएमएस क्लास डाल के एसएमएस सेंड करना है। तो ये है ओप्स में रीयूजेबिलिटी। हम इसे फंक्शन में भी अचीव कर सकते हैं यार। ये देखना ना फंक्शन डॉट टीएस हम दिखाएँगे कैसे करते हैं। तो देखो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, तो इधर ये कंस्ट्रक्टर है और कंस्ट्रक्टर में तुम सीधा-सीधे देखोगे कि प्राइवेट स्ट्रैटेजी नोटिफ़िकेशन स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे जो था वही क्लास है। मतलब ये समझो ना कि पूरा का पूरा जो एक फंक्शन ये फुल फंक्शन छोड़ो ये पूरा क्लास ही लेगा अपने अंदर, ठीक? तो ये पूरा क्लास लेगा और ये क्लास अब देखोगे यहाँ पे तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए सिंटैक्स नया हो, तो समझो कि तुम ये कर रहे हो, ठीक? ये समझो पहले मैं बता दूँ ये एक शॉर्टकट है, ठीक? ये एक शॉर्टकट तरीका है टाइपस्क्रिप्ट लेटेस्ट में। तो अगर तुम पुराने हो थोड़ा-सा तो ये जानते हो ऐसा करे हो कभी? प्राइवेट हो गया, स्ट्रैटेजी हो गया और ये वाली अभी यहाँ से प्राइवेट हटा दो, ठीक? और इसमें आके दिस डॉट स्ट्रैटेजी इक्वल्स टू स्ट्रैटेजी। तो ये जो काम हमने यहाँ पे 2-4 लाइन एक्स्ट्रा डाल के जो की थी ना, तो यही चीज़ को वो शॉर्टकट कर रहा था जो हमारा पहले पुराना कोड था। तो ठीक यही चीज़ उसका शॉर्टकट था, तो मेरे ख़्याल से ये हो चुकी होगी। और ये प्राइवेट वगैरह अगर नहीं समझ में आ रही कोई बात नहीं, हम आगे भी डिस्कस करेंगे। और ये सेट स्ट्रैटेजी क्या करता है, जो हम सेट स्ट्रैटेजी एक मेथड है इसका ख़ास इस क्लास का मेथड है। तो हम जब भी इसे कॉल करेंगे ना, हम जब भी इसको कॉल करेंगे और इसमें हम पूरे वो दे देंगे अपने क्या नाम है हमें जो भी चेंज करना होगा मतलब जो हमें अब समझो पहले एसएमएस था, अब उसको ईमेल करना है, अब ईमेल था तो हमको एसएमएस करना है, तो हम ये पूरी वो क्लास इसके अंदर पास करेंगे और वो हम पास करेंगे तो जो पहले था, उसको ये रिप्लेस कर देगा उसका प्रोटोटाइप से और जो नया हम पास करेंगे उसको ये ओवरराइट कर देगा। अगर तुम क्लासेस जानते हो जावास्क्रिप्ट की अच्छी फाउंडेशन है तो हाँ, ये दिक्कत नहीं देगा तुम्हें। और हमारे पास एक नोटिफ़ाई मेथड है जो कि इसमें जो इस स्ट्रैटेजी में जो मेथड आया होगा उसको कॉल करेगा, ठीक? तो हाँ, ये जो भी होगा वो कॉल कर देगा। अब यहाँ देखो एक नोटिफ़ायर एक इंस्टेंस बना रहे हैं, ठीक? इंस्टेंस बनाते समय हम ईमेल स्ट्रैटेजी डाल रहे हैं। अगर हम ईमेल स्ट्रैटेजी यहाँ डाल दी तो समझो कि ये एक डिफ़ॉल्ट स्ट्रैटेजी हो गई नोटिफ़ायर की। तो हम नोटिफ़ायर में जब नोटिफ़ाइज़ कॉल करेंगे इस वाले मेथड को तो तब ये सेंड करोगे तब असल में ईमेल वाली स्ट्रैटेजी कॉल होगी, ठीक? और फिर यहाँ देखो सेट स्ट्रैटेजी कर रहे हैं और सेट स्ट्रैटेजी से हम क्या कर रहे हैं इसको ओवरराइड कर दे रहे हैं एसएमएस से। तो ये यही वाली है जो पहले जो ईमेल सेट थी ना उसको अब ये ओवरराइड कर देगा उसके प्रोटोटाइप में। तो ये ओवरराइड हो जाएगी और फिर उसके बाद एसएमएस की सेट होगी तो जब हम इसे वापस से रन करेंगे तो इस बार एसएमएस जाएगा, ठीक? हाँ, चलो देखते हैं इसे। हाँ, और लेकिन उससे पहले मैं ये पैकेज की सेटअप दिखा दूँ। देखो मैं पीएनपीएम यूज़ कर रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो एनपीएम यूज़ करना वो कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हाँ, मैं ये नोड टाइप्स यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं टाइपस्क्रिप्ट में हूँ। टीएसएक्स यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यार देखो टाइपस्क्रिप्ट से जीएस में कंपाइल नहीं करना है और ना ही मुझे नोड मोन से वॉश करना है, तो वो सारी चीज़ें कुछ भी नहीं करना। और हाँ, टीएसएक्स जो है वो डायरेक्ट तुम्हारे टाइपस्क्रिप्ट फ़ाइल को रन कर सकता है, सीधी बात ये है तो इसलिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक? और टाइपस्क्रिप्ट देखो टाइपस्क्रिप्ट प्रोजेक्ट बना रहे हो तो टाइपस्क्रिप्ट तो इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाँ, तो ये सीधा-सीधा मोटा-मोटा बात है। अब देखोगे तो हमें क्लास को रन करके दिखाना है, ठीक? तो रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। पहले तो पहली चीज़ तो हमें सीढ़ी करके जाना पड़ेगा किसके अंदर, 01 के अंदर, ठीक? तो हम आ गए, अभी एलएस करके मैं तुम्हें दिखाता हूँ, यहाँ पे हमारी दोनों है, ठीक? तो अब हमें रन करते कैसे करना होगा, हमें रन करना होगा टाइपस्क्रिप्ट को इस टीएसएक्स की मदद से। तो हम लिख सकते हो पीएनपीएम डीएलएक्स कर सकते हो और एनपीएक्स जा सकते हो। तो हम एनपीएक्स जाएँगे, एनपीएक्स और हमारा टीएसएक्स और अब हमारी जो पाथ है फ़ाइल वो ये। अब हम इसे रन करते हैं, अभी तुम देखो ये टाइम ले रहा है। ये क्लास बेस्ड टाइम लेता है और जब हम फंक्शन को रन करेंगे इंस्टेंट रन होगा। देख रहे हो? अभी भी ये रन ही हो रहा है। अब जाके तो ये रन हुआ। इतना टाइम लिया। देखो ईमेल बुकिंग, एसएमएस, ठीक? ये हुआ, तुमने देख ही लिया ये चल गया।
और चलो एक काम करते हैं, अभी मेरे दिमाग में आया। अ, वैसे इसको जानते हो, टाइप की मदद से भी डिफाइन कर सकते हो। ये चीज़ जो है जो टाइप स्क्रिप्ट का टाइप आता है, उससे भी डिफाइन कर सकते हो। टाइप स्क्रिप्ट टाइप डेफिनेशन थोड़ा अलग होता है। मैं करके दिखाता हूँ, रुको। TYPE। मैंने थोड़ा सा गलती कर दी। हाँ, ये देखो हो गया। सेम चीज़ हो रहा है ना। बस ये है कि देखो ये हो गया, बस यहाँ पे इक्वल्स टू लगाना पड़ा ना। लेकिन जब तुम देखो क्लास हम जब डिफाइन करते हैं तो हमें इक्वल्स टू वगैरह कुछ नहीं लगाना पड़ता। तो ये इसके साथ सिमेट्रिकल नहीं बैठता। और टाइप जो है ना क्लास के साथ सिमेट्रिकल नहीं बैठता, बस इसीलिए हमें एक काम करना चाहिए। हमें यूज करना चाहिए इंटरफेस। ठीक। अ, ये बात है। तो इसीलिए मैंने यहाँ इंटरफेस लगाया था और कोई कारण नहीं था। तो समझे ना, मतलब वहाँ जिसके साथ जो बैठ जाए, जोड़ा बना रहे हैं कुल मिला जुला के। तो यही है। ठीक। एक चीज़ मेरे भी दिमाग में आया, क्यों ना एक काम करें यहाँ पे टाइमिंग चेक करने के लिए। कंसोल डॉट स्टार्ट टाइम स्टैम्प। मेरे ख्याल से अगर हम इसके अंदर स्टार्ट दें, START स्टार्ट, और यहाँ सबसे लास्ट में आके टाइम स्टैम्प एंड, अगर हम इसे दोबारा रन करें। अच्छा कुछ भी नहीं है, मुझे याद नहीं है। हाँ अच्छा, ये है टाइम और टाइम एंड है, ये नहीं है। सही बात है, ये टाइम एंड है, तभी नहीं हुआ था। ये टाइम एंड और ये टाइम। ठीक। अब इसे रन करते हैं। तो वार्निंग नो सच लेवल एंड ये तो यानी हमें लेवल भी हटाना पड़ेगा। हाँ ये देखो, 2.59 मिली सेकेंड्स इसको कंप्यूट करने में लग गए हैं। ठीक। तो एक काम करते हैं, इसमें दो टर्मिनल्स मेरे खुले हुए हैं, तो इसमें भी जाते हैं और इसमें भी सीडी करके हम 0 1 करते हैं। ठीक। और सेम काम मैं यहाँ भी करना चाहूँगा एक बार टेस्ट करने के लिए। फंक्शन अभी मैं इसे समझाऊंगा, परेशान मत हो। समझाता हूँ, लेकिन चलो ये चीज़ कर लो। मेरे दिमाग में अभी आया। टाइम और टाइम एंड। ठीक। और अब चलो हम करते हैं, जो कमांड हमने वहाँ रन की थी वही सेम होगी। सो NP-X TSX, इस बार होगा फंक्शन। हुआ कि नहीं हुआ, ये हो गया। अभी देखना, 1.92 मिली सेकेंड्स लगे और इसको कितने लगे थे? 2.5 मिली सेकेंड्स। तो देखो डिफरेंस यार सामने है तुम्हारे। ठीक। अभी मैं इसको वापस से रन करता हूँ। इसको इस बार कम लगा। ठीक है, इस बार कम लगा। इसको देखते हैं। इसको इस बार ज़्यादा लगा। मुझे लग रहा है कि इसको फंक्शन और उससे ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। साइज से ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ रहा। हमने टेस्ट भी कर लिया। खैर मेरे सिस्टम में तो सेम ही चल रहा है, तुम अपने सिस्टम में देख रहे हो, मैं ये कोड हटाऊंगा नहीं, ऐसे ही तुम्हें दे दूंगा। तो देख लेना। हाँ, अब वही सेम स्ट्रैटेजी अगर हम फंक्शन में लगानी चाहें तो कैसे लगा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हम टाइप डिफाइन कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वल्स टू वगैरह लग रहा है, एरो फंक्शन जैसा दिख रहा है। तो ये अच्छे से कंपैटिबल समझो, या फिर कह दो जो लुक मेंटेन रहता है। हाँ, टाइप का फंक्शंस के साथ। तो हमने एक ईमेल स्ट्रेटजी बनाई, सेम चीज़ है। ये जो हम बना रहे थे ना, वो साइड सेंड वाला वही चीज़ है ये।
तो ये सेम चीज़ है, असिंक्रोनस फंक्शन है, टाइम मैसेज लेगा और कंसोल करा देगा। और एक नोटिफिकेशन स्ट्रैटेजी हम बना रहे हैं। देखो, ईमेल स्ट्रैटेजी और एसएमएस स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, दोनों बना रहे हैं, दोनों काम सेम कर रहा है। और फिर हमें पूरा क्रिएट नोटिफिकेशन सिस्टम कर रहे हैं, जो कि हमारा था ये नोटिफायर क्लास। तो जो काम वो कर रहा था वो काम ये करेगा। तो नोटिफायर क्लास है इनिशियल स्टेट, जिसे हम उसमें कंस्ट्रक्टर में पास करें, तो वैसे हम यहाँ पे ऐसे पैरामीटर देंगे इस फंक्शन को। और हम एक स्ट्रैटेजी फंक्शन बनाएंगे, समझो कि जो यहाँ पे हमारी प्राइवेट थी स्ट्रैटेजी, वही समझो चीज़ यहाँ पे प्राइवेट है वो स्ट्रैटेजी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है यार, होस्टिंग वगैरह जानते हो तो तुम्हें पता होगा ये इसी के अंदर रहेगा। और टेम्पोरल जेड डेड ज़ोन वगैरह भी जानते हो तो और अच्छी बात है। तो ये वही सारे कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, समझिए प्राइवेट जैसा ही काम करने वाला है। और यहाँ पे फिर हम फंक्शंस रिटर्न कर रहे हैं। ये फंक्शन सेट स्ट्रैटेजी, हम स्ट्रैटेजी सेट करने के लिए जो हम यहाँ पे कर रहे थे, वही चीज़ है। और ये नोटिफ़ाई देख रहे हो, ये वही चीज़ है यहाँ पे नोटिफ़ाई, सेम चीज़ है, सेम चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हाँ, और एक चीज़ हो, अगर तुम्हें इस पे कन्फ्यूजन है, तो ये समझो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया था, ये ऑब्जेक्ट मेथड शॉर्टकट सिंटैक्स है, जो कि ये 6 प्लस में आया था, ठीक? और हाँ, तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं यार, देखो मैं दिखाता हूँ, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये समझो, ये समझो, अब समझ में आया? हम एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट में फंक्शन डाल रहे हैं। अभी भी नहीं समझ में आया? नो प्रॉब्लम यार। 1 मिनट रुकना, मैं चाहता हूँ कि इसको रख के फिर इसको भी वैसे बना दूँ, फिर दिखाऊँ तुम्हें। इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक? असिंक फंक्शन, ठीक? अब देखो समझ में आ रहा होगा तुम्हें, अब मोटा-मोटा आ रहा होगा, एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है, हमें एक फंक्शन डालना है। ये समझ में आया? चलो ये नहीं समझ में आया, मान लिया नहीं आया, हो सकता है यार, क्या पता नहीं आया, मेरे तरह कमज़ोर दिमाग के हो गए, ठीक है? ये हुआ, अब समझ में आया? चलो यहाँ भी करते हैं, अब समझ में आया? अब तो मेरे ख्याल से 100% समझ में आ गया कि हम यहाँ कर क्या रहे हैं, ठीक? तो वापस से मैं रिवर्ट बैक कर दूँ? अच्छा लगता है देखने में छोटा-छोटा सिंटैक्स। ओह! टाइम एंड पे आ गया, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ देखो, जैसे वहाँ पे हम इंस्टेंस बना रहे थे क्लास का, यहाँ पे तुमने देखा होगा क्लास का इंस्टेंस बना रहे थे और डिफ़ॉल्ट हम पास कर रहे थे, क्लास उसके अंदर डाल रहे थे। तो ये फ़ंक्शन लेगा, क्योंकि फ़ंक्शनल अप्रोच है। तो क्रिएट कर रहे हैं नोटिफ़ायर, उसमें ईमेल स्ट्रैटेजी डाल रहे हैं, ठीक है? और जब हम नोटिफ़ाई करेंगे तो ईमेल चल जाएगा। और यहाँ पे देखना, अब हम इस स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं, एसएमएस डालना है, तो अब हम जब चलेंगे तो एसएमएस चला आएगा। ठीक, और हाँ, ये कोड मैं गिटहब पे डाल दूँगा यार, मैं थोड़ा आस्कताहा टाइप का आदमी हूँ। हाँ, लेकिन चिंता मत करो, वीडियो जाते-जाते ये भी चला जाएगा गिटहब पे, और हाँ, लिंक वगैरह मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और बाकी सपोर्ट वपोर्ट का तुम देख लेना। तो मेरे ख़्याल से फंक्शन एक बार रन करके दिखा दूँ। देखो रन हो गया। हाँ, ये देखो रन हो गया और सब कुछ एकदम सही चल रहा है। ईमेल चल रहा है और वो चल रहा है, ठीक? तो मेरे ख़्याल से ये हो चुका है। और हाँ, मैं कोशिश करूँगा आगे की और डिटेल में समझाऊँ। और हाँ, यार एक बात बताना, कमेंट वगैरह कर देना, ये बता देना मुझे कि मैंने जो समझाया है, मतलब अच्छा लगा कि नहीं, और मैं समझा पाया कि नहीं? और हाँ, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हो मेरे समझाने में, तो वो भी बता देना, मैं आगे कोशिश करूँगा। क्योंकि अगर तुम चाहते हो कि मैं पीपीटी वगैरह बनाऊँ यार, जो कि बड़ा मेहनत का काम है, पता नहीं मैं कैसे करूँगा। लेकिन अगर चाहते हो तो बता देना, मैं कोशिश करूँगा वो सब करने की। मैं पीपीटी वगैरह बनाऊँगा, प्रेज़ेंटेशन बनाऊँगा। हाँ, वो सारी चीज़ें करके दूँगा। हाँ, लेकिन वो सारी चीज़ें चाहिए एज़ अ सपोर्ट वगैरह करना। और वैसे मैं कुछ ज़्यादा बोलता नहीं हूँ लाइक वाइक करने का, लेकिन जो मन करे कर देना, ठीक? वो सब तुम्हारे ऊपर है। तो ठीक है, बाय। हाँ, मैं चला सोने, रात के देखो ना 11:30 बज रहे हैं। अब नहीं सोऊँगा तो कब सोऊँगा?